नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। आज हम इस वीडियो में दो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा है कि भूषण आर गवई ने भारत के 52वें सीजीआई के तौर पर आज शपथ ले ली है और उनके बारे में कुछ बातें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति के पुत्र ने यहां तक का सफर पूरा किया है। कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल रहे, लोकसभा और राज्यसभा में रहे उनके पिता, और उन्हीं की कृपा से वो यहां तक पहुंचने में बड़ी आसानी से कामयाब हो पाए। दूसरा एक मुद्दा जुड़ा हुआ है भारत के लाखों वकीलों से। जी हां, हमारे देश में लाखों वकील हैं जो देश की लगभग 30,000 से ज्यादा अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं, और उनके साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा था सालों से। अब उस भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अपने एक निर्णय से दूर करने का प्रयास किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या भेदभाव था। दरअसल आपने ज्यादातर न्यूज चैनल्स में, टीवी में, अखबारों में पढ़ा होगा सीनियर एडवोकेट की एक डेजिग्नेशन हुआ करती थी जो अब तक केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को ही दी जाती थी। इसके लिए वकील अपनी एप्लीकेशन फाइल करते थे और जजों के मार्फत, जो कॉलेजियम होता था, जजों की कमेटी होती थी, उसके मार्फत उनका मार्किंग होती थी और मार्किंग के आधार पर उनको सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता था। इसको लेकर एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले जो वकील हैं मैथ्यूस नेदुम्पारा, वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी लगा चुके थे कि ये जो सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन है, ये ज्यादातर जजों के रिश्तेदारों या अटॉर्नी जनरल या बड़े पदों पर बैठे हुए रसूखदार लोगों से जुड़े हुए लोगों को ही दी जाती है। इसलिए इस डेजिग्नेशन को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को नहीं सुना। पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता अभय श्रीनिवास ओका कर रहे थे, और इस बेंच में उज्जवल भुइयां और SBN भट्टी साहब थे। इन 3 जजों की बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है, और ये बड़ा फैसला ये है कि अब जो सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन है, उसके लिए केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही वकील अप्लाई नहीं कर सकेंगे, बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के तमाम अदालतों में, जो कि जिला अदालतें हैं या फिर दूसरे ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें भी प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए उन्होंने रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन है, उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही वकीलों का एकाधिकार यानी मोनोपोली नहीं है, बल्कि जिला अदालतों में और ट्रिब्यूनल्स में प्रैक्टिस करने वाले वकील भी बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हो सकते हैं, उनको भी तमाम क्षेत्रों में बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, इसलिए वो भी ऐसे डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसको रोक कर रखेंगे तो ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। साथ ही साथ अब उन्होंने इस डेजिग्नेशन के लिए जो फील्ड्स है उनका दायरा भी बढ़ा दिया है। इसमें आर्बिट्रेशन को भी शामिल कर लिया है, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को भी, कॉर्पोरेट लॉ को भी, कंपनी लॉ को, तमाम क्षेत्रों को अब इसमें बढ़ा दिया गया है, जो पहले इसमें नहीं काउंट किए जाते थे। पहले जो सिस्टम होता था उसमें तमाम खामियां थी, और जजों के चहेतों को ही इसमें शामिल किया जाता था, क्योंकि मार्किंग सिस्टम लगा रहता था, और मार्किंग सिस्टम में जो उन वकीलों के द्वारा लड़े गए केसों के नतीजों को ध्यान में रखा जाता था, साथ के साथ उनके द्वारा लिखे गए लेखों, जो कि लीगल जर्नल्स में छपते थे, या किताबों को, प्रकाशित किताबों पर भी उन्हें मार्क मिलते थे।
अब इसमें कई सारे झोल थे जिसको लेकर यहाँ बहस हुई कि क्या जो जज या जजों की कमेटी ये डेजिग्नेशन देती है वो उन सब किताबों को पढ़ने के लिए उसके पास समय है या उन लेखों को पढ़ने के और उनका आकलन करने के लिए समय है जिनके आधार पर उनकी मार्किंग की जाती थी। तो इन सभी चीजों को दूर करते हुए इस बेंच ने एक और बड़ा फैसला लिया कि सभी हाई कोर्ट्स को यह कह दिया है कि अब वो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जो हम दे रहे हैं उसके आधार पर नियमावली बनाएंगे और उसके बाद जो जज पहले सिफारिश करते थे उसको बंद किया जाएगा और फुल हाउस के सामने ये सारी चीजें देखी जाएंगी। फुल हाउस इसको डिसाइड करेगा कि किसको ये डेजिग्नेशन देनी है या किसको नहीं देनी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस दे रहा है उन गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर अब जो झोल पहले इसमें नजर आता था उसको दूर कर दिया गया है और इससे देश के तमाम अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले, तमाम अपनी जिंदगी ही वकालत में गंवा देने वाले उन वकीलों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है जिन्हें कभी भी सीनियर एडवोकेट की प्रतिष्ठा परक ये पदवी नहीं दी जाती थी। ये पदवी केवल रसूखदार लोगों के रिश्तेदारों, जजों के रिश्तेदारों, एडवोकेट जनरल या उनसे जुड़े हुए राजनीतिक लोगों के रिश्तेदारों को ही बड़ी आसानी से मिल जाती थी। कुछ थोड़े अच्छे वकीलों को भी ये पदवी मिलती थी और उसकी वजह से एक भेदभाव देखने को मिलता था कि सीनियर एडवोकेट की पदवीधारी लोग दूसरे लोगों पर रौब झाड़ते थे, अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे और उन पर रौब झाड़कर उन्हें जलील करने का भी काम करते थे। लेकिन इस बेंच ने अब ये रास्ते सभी वकीलों के लिए खोल दिए हैं। जो भी व्यक्ति 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है वो अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और हर हाई कोर्ट में ये नियम भी बनाया जा रहा है कि साल में कम से कम एक बार इसके लिए एप्लीकेशन प्राप्त किए जाएंगे और उन एप्लीकेशंस पर विस्तार पूर्वक जांच करने के बाद ही योग्यता के आधार पर सीनियर एडवोकेट की पदवी या डेजिग्नेशन दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लाखों वकीलों के लिए जिनकी संख्या 50 लाख से भी ज्यादा हो सकती है देश के अंदर और ये 1 करोड़ के आसपास भी हो सकती है क्योंकि ज्यादातर लोग वकालत करते हैं और छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट या जो सब डिविजनल कोर्ट होता है या ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसमें प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि उनको कानून की बहुत अच्छी जानकारी भी होती है लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर पाते हैं। अब उनको भी ऐसी डेजिग्नेशन मिलने का मौका सुप्रीम कोर्ट ने मुहैया करा दिया है। अब बात करते हैं भूषण रामकृष्ण गवई जी जो अब भारत के 52वें सीजेआई बने हैं उनके ऊपर। इनका जो जीवन काल है तमाम बातें कही जा रही हैं कि ये झुग्गी झोपड़ियों के स्कूलों में पढ़े, नगर निगम के स्कूलों में पढ़े। लेकिन सवाल उठता है कि जब इनके पिताजी 35 साल की उम्र में विधान परिषद के सदस्य बन गए थे तो फिर इनको अभाव कैसे रहे और उसके बाद वो आगे बढ़ते गए, विधान परिषद के उपाध्यक्ष बने, उसके अध्यक्ष बने, बाद में लोकसभा के मेंबर बने, राज्यसभा के मेंबर बने और कांग्रेस की कृपा से 3 राज्यों के राज्यपाल भी वो रहे हैं। भूषण रामकृष्ण गवई के अगर कार्यकाल को देखा जाए तो इन्होंने शुरुआत एक बड़े वकील जो कि अटॉर्नी जनरल थे उनके अंडर में जूनियर के तौर पर काम करते हुए की और उसके बाद ये नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की उसमें प्रैक्टिस करने लगे और कुछ दिनों बाद ही इन्हें तमाम जो स्थानीय निकाय थे उनकी तरफ से सरकारी वकील भी नियुक्त कर दिया गया। बाद में ये राज्य के भी सरकारी वकील बन गए। तो इस तरीके से राजनीतिक रसूख का इनको खूब फायदा मिला इनके प्रैक्टिस के कार्यकाल के दौरान और बाद में 2003 में जाकर ये हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने और 2005 में हाई कोर्ट के परमानेंट जज बना दिए गए, जिसके ऊपर साफ साफ इनके पिताजी का जो राजनीतिक प्रभाव था उसको देखा और समझा जा सकता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था तो इनसे 8 लोग सीनियर टीम में आगे थे लेकिन उनको बाईपास करके भूषण गवई साहब को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया और तभी ये तय हो गया था कि आगे चलकर ये संजीव खन्ना के बाद देश के अगले सीजेआई बनेंगे यानी कि 52वें सीजेआई बनेंगे।
तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के साथ ही ये तय हो जाता है कि ये व्यक्ति आगे चलकर सीजेआई बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसी तरीके से कॉलेजियम उनको पिक एंड चूज करता है और उसमें योग्यता को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। केवल संबंधों और उस व्यक्ति की अप्रोच के आधार पर ही ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाती है, जिसका सवाल हम बहुत पहले से उठाते रहे हैं। देश में 25 हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं। उन 25 हाई कोर्ट्स में से जो हजारों वकील वहां हैं, उनको भी मौका हाई कोर्ट्स का जज बनने का इसी आधार पर मिलता है कि जो कॉलेजियम होता है हाई कोर्ट का, उसके वो कितना नजदीक है, कितनी उनकी पहुंच है, क्योंकि उनकी सीनियरिटी या उनकी योग्यता उसमें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कॉलेजियम की कृपा। और वही सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भी ध्यान रखा जाता है। आपके लिए सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद जो 32 जज हैं, उनमें से 19 जजेस वो हैं जो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 साल से ज्यादा समय के लिए वो सीजेआई रहते हैं, और आज अगर देखा जाए तो उन्हीं के द्वारा पिक एंड चूज किए हुए ज्यादातर जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। और उनमें तमाम ऐसे हैं जो 20-20, 25-25, 45, 50 तक लोगों को बाईपास करके वहां लाए गए हैं। तो ये जो कॉलेजियम की तमाम बुराइयां हैं, उन पर फिर से जनता को सोचने की जरूरत है। और अगर जनता इसके लिए आवाज नहीं उठाएगी, जनता इसकी चर्चा नहीं करेगी, जनता इसके सवाल नहीं करेंगे, तो आने वाले जो सीजेआई है उनके बारे में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप पेंडिंग है, कॉलेजियम उन पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है, वो आसानी से भूषण रामकृष्ण गवई के बाद में नवंबर 2025 में भारत के 53वें सीजेआई बनने वाले हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि देश में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता आए और उनके सीजेआई नियुक्त होने से पहले उनके ऊपर जो आरोप है उन आरोपों की जांच कराई जाए। आपको याद होगा कि जमशेद बुरजोर पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने किस तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपालों को समय सीमा में बांध दिया है निर्णय लेने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा मानने को राजी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत के मामले में, जो कि भारत के 53वें सीजेआई बनने वाले हैं, 13 साल से और एक केस करीब 8 साल से शिकायतें पेंडिंग है, उसके बावजूद उन शिकायतों का निपटारा नहीं किया गया है। अगर जस्टिस पारदीवाला की जो खंडपीठ ने फैसला दिया तो 4 महीने के अंदर अगर जो कॉलेजियम है वो जांच की बात नहीं करता या जांच नहीं करता है, तो फिर उस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं अन्य एजेंसियों को लेने का अधिकार होना चाहिए। क्या ये जो जज होते हैं भारत के संविधान के दायरे में नहीं आते हैं? क्या कोर्ट जो है वो, या कोर्ट में काम करने वाले जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो लॉ ऑफ लैंड के दायरे में नहीं आते हैं? क्या उन पर लॉ ऑफ लैंड नहीं चलता है? क्या कॉलेजियम ही देश का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था है? अगर ये लोग देश के नागरिक हैं, देश के नागरिकों के तहत ही ये आते हैं, तो इन पर भी वो सारे नियम और कानून लागू होते हैं जो किसी भी भारतीय आम नागरिक पर लागू होते हैं। यही वजह है कि हम जस्टिस सूर्यकांत वाले इस मामले को बार बार उठा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और एक वीडियो में जब हमने इसकी जानकारी दी थी तो एक बहुत अच्छा कमेंट भी आया था कि इन्हीं के पड़ोस के गांव के एक मित्र हैं, उन्होंने बकायदा इसकी जानकारी दी थी कि जस्टिस सूर्यकांत के पिताजी मामूली स्कूल मास्टर थे, उसके बाद ये चौटाला की कृपा से पहले अटॉर्नी जनरल बने और बाद में ये हाई कोर्ट में पहुंच गए और वहां से इन्होंने 100 करोड़
करोड़ रुपए से ज्यादा का अपना संपत्ति का ढेर लगा लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हाई कोर्ट का जज इतनी कमाई कैसे कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका जो सालाना पैकेज है वो 25 से 30 लाख रुपए सालाना का है इस समय, और पहले तो वो और भी कम हुआ करता था। निश्चित तौर पर इन लोगों पर बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति के मामले भी बनते हैं, लेकिन चूंकि कॉलेजियम ने सभी जजों को एक इम्यूनिटी कवर दे रखा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले भारत के सीजेआई से परमिशन लेना जरूरी है, जो कि कभी नहीं मिलती है। यशवंत वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए का कैश जलाया जाता है, उसकी ढेरियां मिलती है, बाद में उसको गायब कर दिया जाता है, और भारत के जो अब निवर्तमान हो चुके हैं सीजेआई संजीव खन्ना उस पूरे मामले को पहले दबाने की कोशिश करते हैं, बाद में एक इन हाउस कमेटी गठित होती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है, जज से कहा जाता है कि तुम इस्तीफा दे दो, लेकिन वो जज इस्तीफा नहीं देता है क्योंकि उसे कानून पता है कि भारत में किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को न तो पद से बर्खास्त किया जा सकता है, न ही इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। केवल महाभियोग चल सकता है, जिसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, और इसी की सिफारिश करके पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना चले गए हैं। उम्मीद है कि भूषण रामकृष्ण गवई इस पूरे मामले में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और वो दिखाएंगे कि वो दूसरों से अलग हैं, लेकिन ऐसा होगा इसकी उम्मीद हमें तो बहुत कम है। क्या आप लोगों को ऐसी उम्मीद है कि इस पूरे मामले में या जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ जो शिकायतें पेंडिंग है उसमें जस्टिस बी.आर. गवई कुछ कर पाएंगे? आप अपने कमेंट करके हमें बताएं। और दूसरा, जो वकीलों के बारे में एक बड़ी खुशखबरी आई है, आप में से जो लोग वकील हैं वो भी अपने कमेंट इस पर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।